एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऊष्मागतिकी में किए जाने वाले सभी कार्य, उनकी प्रोसेस के बारे में। और इस टॉपिक से पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में हर साल क्वेश्चन आता है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये मान करके चलिए कि 1 नंबर की आपकी प्रिपरेशन जो है वो कन्फर्म हो सकती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 249 की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फिर से किसी वजह से रुकी हुई थी। और 199 की जो टेस्ट सीरीज़ उसमें अभी भी अप्रूवल हमने स्टार्ट रखा हुआ है। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट पीएटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, पीएनएसटी की हमारी एक बहुत ही कम प्राइस का एक क्रैश कोर्स सभी सब्जेक्ट पर ओरिएंटेड जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 1 मार्च को। तो जो स्टूडेंट है वो जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर चले जाइए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और फिर वहाँ से आपको टेलीग्राम से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज का जो टॉपिक है ऊष्मागतिकी में अलग अलग प्रकार की जो प्रोसेसेस होती है उसमें कार्य कैसे होता है, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आपके 1 नंबर की प्रिपरेशन होने जा रही है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ऊष्मागतिकी में हमारे पास जिस प्रकार के जो सिस्टम है, ऊष्मागतिकी में हमारे पास में जिस प्रकार के सिस्टम है या जिस प्रकार की प्रक्रिया है, तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं समतापी प्रक्रिया या समतापी निकाय। ओके, समतापी निकाय में होने वाली जो प्रक्रिया होगी, समतापी निकाय में होने वाली प्रक्रिया समतापी प्रक्रिया कहलाएगी या आइसोथर्मल सिस्टम कहलाएगा। तो आइसोथर्मल सिस्टम में देखिए, आइसोथर्मल सिस्टम में T1 इज इक्वल टू T2, मतलब इनिशियल प्रारंभिक तापमान और अंतिम तापमान कैसा होगा, बराबर होगा, तभी तो वो समतापी प्रक्रिया कहलाएगा। देखिए एक एक चीज मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ। पहले समतापी प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ, वहां टेम्परेचर नहीं बदलेगा। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर अगर नहीं बदलेगा तो वहां पर कांस्टेंट राशि टेम्परेचर हो जाएगी। उस कंडीशन पे वहां पर जो प्रोसेस समीकरण लगेगा वो लगेगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। मतलब यहाँ पर समतापी प्रक्रिया में जो नियम लगेगा वो लगेगा आपका बॉयल का नियम। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि समतापी प्रक्रिया में प्रोसेस समीकरण कौन सा लागू होगा, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और ये नियम कौन सा है, बॉयल का नियम है। और सबसे सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, समतापी प्रक्रिया में जो किया गया जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है DW इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 डिवाइडेड बाई V1। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन स्केल में होगा और R जो है वो गैस नियतांक है, ठीक है भी, और N जो है मोलों की संख्या है, V2 अंतिम आयतन और V1 जो है प्रारंभिक आयतन है, ठीक है भी। इसके अलावा इसका दूसरा जो फॉर्मूला है वो है 2.303 nRT log P1 डिवाइडेड बाई P2। तो देख लीजिए समतापी प्रक्रिया से रिलेटेड मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दिया। अब आगे चलते हैं। समतापी प्रक्रिया के बाद दूसरा जो होता है वो होता है आपका समदाबी। समदाबी प्रक्रिया का मतलब दाब जो है वो समान है, आइसोबारिक प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। दाब बराबर रहा तो यहाँ पर चार्ल्स का नियम लग जाएगा। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अनुपात V2, ये चार्ल्स का नियम यहाँ पर लग जाएगा। तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये बिल्कुल प्रोसेस समीकरण भी पता होना चाहिए। प्रोसेस समीकरण कौन से निकाय में कौन सा प्रोसेस समीकरण अप्लाई हो रहा है। अब इसमें जो किया गया जो कार्य होता है वो होता है आपका DW इज इक्वल टू PdV, या हम इसको लिख सकते हैं PV2 माइनस V1। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला आपके सामने है ये समाकलन विधि से निकाला गया है। एक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि समतापी प्रक्रिया में किया गया जो कार्य है वो कौन सी विधि से ज्ञात किया जाता है, तो वो समाकलन विधि से ज्ञात किया जाता है। एक्चुअल में ये IIT JEE या नीट का क्वेश्चन है, ठीक है भी। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है आपका समआयतनी। समआयतनी का मतलब होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। समआयतनी का मतलब इसमें आयतन नहीं बदलता, मतलब V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, V2। तो इसमें P1 अपॉन P2 दाब का नियम लागू हो जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई T2। और सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, समतापी प्रक्रिया में किसी भी समआयतनी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता है। आयतन ही नहीं बदला तो कार्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देख लीजिए ऊपर वाले फॉर्मूले में P
और V2 माइनस V1, dV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो सम आयतनी प्रक्रिया में कार्य कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से निकाय में या कौन सी प्रोसेस में किया गया कार्य 0 होता है, तो आपको आंसर देना है सम आयतनी प्रक्रिया में किया गया कार्य 0 होता है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर हमारे पास में जो निकाय है फोर्थ नंबर पर वो है हमारे पास में रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, अब रुद्धोष्म प्रक्रम में जो किया गया जो कार्य है, एक्चुअल में रुद्धोष्म प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें उष्मा एक्सचेंज नहीं होती। मतलब उसमें सबसे पहली चीज तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। उष्मा उसमें एक्सचेंज नहीं होती, लेकिन फिर भी कार्य होता है। और वो कितना होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम का प्रोसेस समीकरण P1 V1 टू द पावर ऑफ गामा, P2 V2 टू द पावर ऑफ गामा, और गामा आप जानते हैं गामा होता क्या है Cp डिवाइडेड बाई Cv। और अगर मान लीजिए Cp डिवाइडेड बाई Cv में एक और चीज आपसे पूछ ले तो मेयर समीकरण Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू R, ये भी आप जानते हैं। तो Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू R मेयर समीकरण है, और Cp बटे Cv दैट इज इक्वल टू गामा थर्मोडायनेमिक इंडेक्स है। और ये थर्मोडायनेमिक इंडेक्स की जो वैल्यू 1.33 से लेकर के 1.67 के बीच में होती है, गामा की वैल्यू 1.33 से लेकर के 1.67 के बीच में होती है। वो डिपेंड करता है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और मल्टी एटॉमिक गैसों के ऊपर। तो इसमें इस निकाय में या रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया जो कार्य होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपके लिए dw इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल अगर आ गया तो डायरेक्टली आप वैल्यूज को पुटअप करिए और कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, टोटल 4 प्रकार के प्रक्रम हो गए। अब देखते हैं पांचवा जो प्रक्रम होता है जिसे हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइक्लिक चक्रीय प्रक्रम जो होता है, साइक्लिक जो प्रोसेस होती है, यह हमेशा याद रखिए चक्रीय प्रक्रम में जो कार्य होता है वो उष्मा के बराबर होता है। मतलब जितनी हम उष्मा देते हैं उतना ही हमें क्या मिलता है, कार्य मिलता है। चक्रीय प्रक्रम में जितनी हम उष्मा देते हैं उतना ही कार्य मिलता है। बस इसमें एक चीज याद रखिए, इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है या चक्रीय प्रक्रम स्पेशली क्या होता है, तो मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो चक्रीय प्रक्रम का एक्चुअल में मतलब होता है कि प्रोसेस एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरे पॉइंट तक जाती है और फिर दूसरे पॉइंट से होकर के वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है। मतलब आदर्श गैस में चेंजेस तो होते हैं लेकिन फाइनल पॉइंट वही होता है जो पहले जहां से स्टार्ट हुआ है, इसे बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। लेकिन चक्रीय प्रक्रम पर डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है क्योंकि वो एक अलग से सेपरेट टॉपिक है। हालांकि जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है वो अपने आप में सेपरेट टॉपिक है, लेकिन ये जो किया गया जो वर्क है या जो प्रोसेस समीकरण, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो मैंने इतना ही कवर करा है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उष्मागतिकी के प्रथम नियम को अप्लाई कैसे करते हैं और अप्लाई करने के बाद उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।